आइए इस वीडियो में हम लोग देखते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल जी से। ठीक है, कैसे करते हैं? स्मॉल जी से। समझिएगा कि ग्रेविटी ही कहते किसको है। ठीक है, ग्रेविटी कहते किसको है? न्यूटन साहब ने एक फोर्स बतलाया, फोर्स के बारे में। वो क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब अगर हम बोले कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हम लोग क्या पढ़े, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हम लोग क्या पढ़े कि जो दो बॉडी है वो आपस में क्या कर रहा है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, और उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशन फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं या ग्रेविटेशन बोलते हैं। ठीक है, द फोर्स ऑफ, इसमें हम लोग बोले द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन बिटवीन any two body is called gravitation, ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम लोग? ग्रेविटेशन कहते हैं। और यदि if one of the bodies मतलब कोई एक बॉडी, दो अट्रैक्शन है ना, अट्रैक्शन किसके किसके बीच में हो रहा है? दो बॉडी के बीच में हो रहा है। और इन दोनों बॉडी में से कोई एक अगर अर्थ है, इफ वन ऑफ द बॉडी इज अर्थ, इस क्या है आपका? अर्थ। अगर कोई एक बॉडी क्या है? अर्थ। तो ग्रेविटेशनल को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रेविटी कहते हैं। देन ग्रेविटेशन इज कॉल्ड ग्रेविटी। क्या कहते हैं हम लोग? ग्रेविटी कहते हैं। ग्रेविटेशन क्या कहते हैं? ग्रेविटी। अब जो ग्रेविटी, मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि जो ग्रेविटी है, यहां से अब इसका डेफिनेशन निकल के आएगा, कि ग्रेविटी इज द अट्रैक्शनल फोर्स of earth, attractional force by gravity, एक मिनट, gravity is the force of attraction, by which earth attract, अर्थ क्या है? अट्रैक्ट अ बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर, समझ में आया? ग्रेविटी का आपका डेफिनेशन यहां से। तो इस चीज को समझ लीजिएगा, बेसिक यही है आपको ग्रेविटी के बारे में, कि जो ग्रेविटी है वो अर्थ का अट्रैक्शन फोर्स है, जिससे वो अर्थ किसी भी मास को, किसी भी बॉडी को, किसी भी मैटर को अपने सेंटर की ओर क्या करता है? खींचता है। ठीक है, तो हम लोग चलेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर अर्थ सरफेस। तब यहां से हम लोग देखेंगे कि मान लीजिए लेट अर्थ इज यूनिफॉर्म स्फीयर। देखिए, पहले यूनिफॉर्म मान के बनाएंगे तभी इसके बारे में हम लोग जान पाएंगे, नहीं तो नहीं जानेंगे। क्यों? क्योंकि अर्थ यूनिफॉर्म स्फीयर तो है नहीं, तो समझ नहीं पाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, अगर यूनिफॉर्म स्फीयर है, ये अर्थ है, इसका मास क्या है? m है, और ये कोई बॉडी है, इसका मास क्या है? m है। इसके सेंटर से इसके सेंटर का जो डिस्टेंस है वो क्या है? r है। तो हम कह सकते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, फोर्स कितना होगा? ग्रेविटेशन या ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू m अपॉन क्या है? r स्क्वायर। ठीक है, और ये जो फोर्स है मतलब F इक्वल टू Gm। अब ये m किसका है? अर्थ का, और ये किसका है? मास का। यहाँ पे हमको दिख रहा है। ठीक है, लेकिन अगर न्यूटन सेकेंड लॉ की बात करें हम लोग, तो फोर्स जो होता है वो क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। मास इंटू क्या होता है? एक्सेलरेशन। ठीक है,
अगर इस फोर्स की जगह पे यहाँ पे हम लोग पुट करें तो ये मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू सॉरी इज इक्वल टू जी एम एम बटा क्या है आर स्क्वायर। ये जो फोर्स है वो किसके द्वारा है, किसी बॉडी के द्वारा है, किसी बॉडी के द्वारा अर्थ पे लगाया गया फोर्स, यही है सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन्स या न्यूटन सेकंड लॉ, यही बोलते हैं। ये मास से ये मास कट गया तो आपका जो यहाँ बचेगा वो क्या बचेगा, ए इक्वल टू जी एम बटा आर स्क्वायर बचेगा। क्या बचा, आर स्क्वायर बचा। और यही जो है ये जो एक्सेलरेशन है अर्थ सरफेस पे, अगर हम लोग अर्थ सरफेस की बात करें मतलब एट अर्थ सरफेस, किसकी बात करते हैं, अर्थ सरफेस की बात करते हैं, तो ये जो ए है यही है आपका, इसको हम लोग जी कहते हैं, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ये हो जाता है कैपिटल जी एम बटा क्या होता है आर स्क्वायर, क्या होता है आपका आर स्क्वायर। समझ में आया। इसके वैल्यू, अगर वैल्यू को पुट कीजिएगा तो इसका जो वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेटली 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आता है। है तो एक्सेलरेशन ही ना, चाहे ग्रेविटी के कारण हो चाहे जिसके कारण हो, तो एक्सेलरेशन का जो यूनिट होगा वो यही होगा। तो ये रहा आपका एक्सेलरेशन अर्थ सरफेस पे, किस पे, अर्थ सरफेस पे है। तब हम अर्थ सरफेस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हर जगह ग्रेविटी का जो वैल्यू है ना वैरी करता है। तो वैरी क्यों करता है, ध्यान दीजिएगा कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो वैल्यू है वो क्या करता है, वैरी करता है। ये जो वेरिएशन है मतलब वेरिएशन ऑफ वैल्यू ऑफ जी, क्यों इसका वेरिएशन है, तो दो तीन रीजन है जिसमें है आपका। ये जो पहला रीजन है वो क्या है कि अर्थ जो है ना वो यूनिफॉर्म स्फीयर तो है नहीं, यूनिफॉर्म स्फीयर। और जब यूनिफॉर्म स्फीयर नहीं है तो जो मास है अर्थ का, मास ऑफ अर्थ is not uniformly distributed, is not uniformly distributed, ठीक है, distributed, not uniformly distributed, ठीक है। तब है आपका जो अर्थ है वो क्या कर रहा है आपका, रोटेट कर रहा है, अर्थ रोटेट्स, ठीक है, रोटेट्स, अर्थ रोटेट कर रहा है, जिसके कारण भी आपका जो है ना हम कह सकते हैं कि जो जी का जो वैल्यू है वो क्या है, फिक्स नहीं है। आप चाहे हाइट पे चले जाइए तो भी अलग है, आप अगर नीचे डेप्थ में जा रहे हैं तो भी आपका जो वैल्यू है क्या है, अलग है। तो आपको डिटेल में तो उतना पढ़ना नहीं है, आप सिर्फ फॉर्मूला समझ लीजिए कि अगर हाइट पे जाएगा तो उसका वैल्यू कितना होगा और कैसे कैलकुलेट करेंगे, और जब लोएस्ट पे रहेगा तब उसका वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इसका जो वैल्यू है वो अलग अलग है। हम लोग पहले दो अलग अलग प्लैनेट अर्थ और मून की बात करते हैं। ये जो 9.8 जो वैल्यू लिखे हैं वो मतलब आप जब अर्थ के लिए लिख रहे हैं, किसके लिए लिख रहे हैं, अर्थ के लिए लिख रहे हैं, अर्थ सरफेस की बात कर रहे हैं, तो आप लिखें जी इक्वल टू जी एम बटा आर स्क्वायर। तो आप अर्थ पे अगर हैं तो ये जी का वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू अर्थ का जो मास होता है वो 6 इंटू 10 टू द पावर 24 आपका क्या हो जाएगा, केजी। 24 क्या हो जाएगा, केजी, ठीक है, अपॉन जो डिस्टेंस है अर्थ सरफेस और सेंटर से अर्थ के सरफेस का मतलब जो रेडियस एक तरह से जो कह सकते हैं वो 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 किलोमीटर, सॉरी मीटर, 6 आपका मीटर लिखने की जरूरत नहीं है आपको। और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। और यही वैल्यू जो है ना कट के आता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आया। लेकिन अगर हम लोग मून की बात करें, किसकी बात करें, मून की बात करें, तो ये जो जी हो जाएगा इक्वल टू, ये तो यही रहेगा जी, ये स्मॉल एम बटा क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। तो इसका जो, तो जी तो वही है ना, सेम ही रहेगा आपका 10 टू द पावर -11। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं। तभी क्या है कि यहाँ पे हम लोग जो मास यूज करेंगे वो किसका यूज करेंगे, मून का यूज करेंगे। और मून का मास जो है ना अभी प्रीवियस हम लोग लेक्चर में देखे थे कि आपका जो था 7.4 इंटू 10 टू द पावर 22 kg, और अपॉन मून के सेंटर से उसके जो सरफेस का जो डिस्टेंस है वो कितना है आपका, लगभग 1740 किलोमीटर। तो किलोमीटर को मीटर में करने के लिए मल्टीप्लाई, और ये जो वैल्यू आता है वो 1 पॉइंट लगभग अप्रोक्सीमेटली वैल्यू हम बोल रहे हैं यहाँ पे, आप देख लीजिएगा बुक में 1.6
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यही यहाँ से इसका जो है ना हम लोग कंपेयर करते हैं कि ग्रेविटी ऑफ अर्थ, ठीक है, अपॉन क्या है, ग्रेविटी ऑफ मून, क्या है आपका, मून, इज इक्वल टू 9.8 अपॉन यहाँ क्या 1.6। तो ये लगभग अप्रोक्सीमेटली क्या कहते हैं 6 टाइम्स, क्या कहता है 6 टाइम्स। मतलब अर्थ का जो ग्रेविटी है वो मून के ग्रेविटी से क्या है 6 टाइम्स है, 6 टाइम्स है। मतलब जी अर्थ इज इक्वल टू 6 इंटू जी मून। समझ में आया? तो यहाँ से कभी कभी पूछ देता है डायरेक्ट क्वेश्चन, तो यहाँ से आप बना सकते हैं। मतलब आपका जो ग्रेविटी है वो यहाँ से अलग, ठीक है, कम है। इसका फायदा क्या होगा कि आप अगर मान लेते हैं यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं अर्थ पे, आप अगर वहाँ जाएंगे तो आप अब कम न्यूटन का फोर्स लगाएंगे। कैसे, समझिएगा। उसको समझने से पहले सबसे आपको मास और वेट में डिफरेंस जानना होगा कि मास और वेट में कैसे क्या है। तो मास किसे कहते हैं, तो क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ आपका क्या है मैटर कंटेन इन अ बॉडी, कंटेन इन अ बॉडी इज कॉल्ड मास ऑफ द बॉडी। लेकिन अगर यही वेट की बात करें, तो ये जो फोर्स है ये क्या है, फोर्स, द फोर्स विच अट्रैक्ट, और मतलब क्या कर सकते हैं उसको, एक ऐसा फोर्स विथ बाय विच अर्थ अट्रैक्ट a body towards its center। मतलब ये फोर्स है, ये क्या है आपका मास है। अब फोर्स है तो मतलब न्यूटन में होगा। आगे समझ में आ रहा है? मतलब मास ऑफ द बॉडी रिमेन कांस्टेंट। अगर आप कहें मास इज ऑलवेज कांस्टेंट, लेकिन ये जो है आपका यहां ना लिखते हैं कांस्टेंट, क्या है आपका कांस्टेंट। लेकिन जो आपका वेट है बॉडी वो चेंज करेगा फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। वेट इज चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और इसी के बारे में हम लोग पढ़ने हैं, तभी इसको हम लोग यहाँ डिफाइन कर ले रहे हैं, ठीक है। अब कोई बॉडी है, बॉडी का जो मास है, मतलब कह सकते हैं कि मास ऑफ बॉडी नेवर बी जीरो, कभी जीरो नहीं होगा। लेकिन वेट जो है ना वो जीरो भी हो सकता है। वेट ऑफ द बॉडी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, आगे हम लोग देखेंगे, वेट ऑफ द बॉडी सेंटर ऑफ अर्थ इज क्या है जीरो। मतलब कह सकते हैं आप ये नहीं भी जान रहे, जितना जानिए कि अब जो वेट है ना वो जीरो भी हो सकता है, जो वेट है वो क्या हो सकता है जीरो भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा सा अगर इतना आप कर ही हैं तो मास जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, क्या है। अब स्केलर और वेक्टर के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। स्केलर वो जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। और तो आप कह सकते हैं कि जो वेट है उसका क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर किसे कहते हैं, वेक्टर उसे कहते हैं जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है। मास को जो है हम लोग किसमें कैसे मेजर करते हैं, मास मेजर इन केजी, क्या है केजी। और जो फोर्स है उसको किसमें मेजर करते हैं, केजी या वेट, मतलब न्यूटन कर सकते हैं। किसमें करते हैं हम लोग, न्यूटन में, एन में। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। तब है, अब देखिए, अब यहाँ पे है, यहाँ पे जो है हम लोग ये लगाओ मास और क्या है आपका वेट। समझिएगा हम लोग कहाँ कंफ्यूज करते हैं। हम लोग वेइंग मशीन पे जाते हैं और बोलते हैं सामने वाले को क्या कि देखिए हमारा कितना केजी है।
भाई हम केजी नहीं है, वो जो हमारा वेइंग मशीन पे जो हमारा वैल्यू आ रहा है वो क्या है, हमारा वेट है। ये समझिएगा क्यों, क्योंकि वो वेट वो फोर्स है जो आप अट्रैक्ट, अर्थ जो है ना आपको अट्रैक्ट कर रहा है। अगर अर्थ अट्रैक्ट करना छोड़ दे तो आपका क्या है, जो मास है वो, ये जो वेट है आप क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जैसे आप लिफ्ट में चल रहे हैं, आप लिफ्ट में वेइंग मशीन पे खड़े हैं, आपका दिखा रहा है कि 60-70 केजी के आप हैं, मान लेते हैं 60-70 केजी के, अपने हिसाब से हम बोल दिए, ठीक है। तो आप दिखा रहा है, लेकिन जैसे ही लिफ्ट का तार टूट जाए और आप और आपका जो है ना वो वेइंग मशीन एक साथ गिर रहा हो तो वहाँ पे वेट आता है, नहीं, जीरो आता है। यही चीज समझाना है कि मून पे ये जो वेट है ना वो किसके कारण है, तो ध्यान दीजिएगा। ये जो वेट है ना वही ग्रेविटी पे डिपेंड कर जाता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब अगर आप कह रहे हैं कि हम 60 केजी के हैं, कितने हैं, 60 केजी के हैं, तो अगर जी का वैल्यू मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, थोड़ा कैलकुलेशन के लिए अच्छा रहेगा, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये जो आया ना वो क्या आया, ये जो 60 केजी है, मतलब ये फोर्स जो है ना एक्चुअली 60 केजी नहीं है, ये क्या है आपका, न्यूटन है। क्या है आपका, न्यूटन है। और ये आया कैसे है, तो F क्या होता है, m इंटू ए, एम इंटू क्या होता है, ए, और तब ये 60 है। मास आपको निकालना है और आपको पता है कि ये जो है यहाँ पे कितना है, 10। अब कितना है आपका, 10 जो फोर्स लगा रहे हैं आप, ये कितना हो गया, मतलब आपका जो मास है वो 6 ही केजी। अब केजी बोलिए, अब कोई दिक्कत नहीं, अब केजी बोल सकते हैं। मतलब अगर कोई व्यक्ति 70 केजी, 70 न्यूटन जो फोर्स लगा रहा है वेइंग मशीन पे, एक्चुअली में वो क्या है, न्यूटन है। तो जो आपका जो मास होगा वो कितना हो जाएगा, 70/10, मतलब 7 ही केजी के होंगे। यही आदमी, मतलब अब 7 केजी, समझ रहे हैं, 7 केजी, कितना, 7 केजी, और यहाँ पे 6 केजी। सेम ये आदमी कहाँ चला जाए, ये जो बात हो रहा था अर्थ पर बात हो रहा था, किस पे हो रहा था, अर्थ पर। अब हम लोग करते हैं मून पे बात करते हैं, किस पे करते हैं, मून पे। सेम व्यक्ति ये 6 केजी वाला अगर मून पे जाएगा तो उसका जो फोर्स होगा वो कितना लगाएगा, तो m इंटू ये g किसका, मून का, तो ये कितना हो जाएगा, 6 इंटू 1.6। अभी जो ग्रेविटी निकाले थे एक्सेलरेशन ड्यू टू, तो ये कितना हो जाएगा, लगभग 9.6, मतलब इतना न्यूटन का ये फोर्स लगाएगा जो वहां पे जाएगा। यहाँ का 60 केजी का आदमी वहां के लगभग 10 केजी, या जो आप समझते हैं केजी तो नहीं कर सकते, न्यूटन करते हैं, वो 10 न्यूटन के बराबर है। ये 70 वाला जो आदमी गया वहां पे मून पे, तो ये कितना हो जाएगा, आपका मास कितना था, 7 इंटू 1.6, ठीक है, ये आ जाएगा 2, और ये कितना, समझ में आ रहा है, नहीं, 11.2 इतना न्यूटन, समझ में आ रहा है। मतलब अगर आपको कोई मोटा कह दे तो आपको बोलिए कि हम मोटे नहीं हैं, हम बस गलत प्लैनेट पे हैं, यही चलो हम मून पे चलो। आप कहाँ चलो, मून पे चलो, चांद के पार चलो, मून पे चलो, और मून पे जो है ना आपका क्या हो जाएगा, समझ रहे हैं, 60 केजी का आदमी 10 केजी के बराबर हो जाएगा। केजी अभी देखिए, अभी हम लोग अभी भी गलत बोल रहे हैं। मतलब हम लोग जाते हैं वेइंग मशीन पर, बोलते हैं देखिए हम कितना केजी के हैं, केजी मत, वहां पे देखिएगा वेइंग मशीन पे क्या लिखा हुआ है, तो वहां न्यूटन लिखा रहता है या केजी वेट लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है, केजी वेट लिखा रहता है, केजी इंटू वेट लिखा रहता है, ठीक है, ये समझ में आया, ठीक। अब लास्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, आप इक्वेशन ऑफ मोशन तो देखे ही होंगे। तो पहला था आपका v इक्वल टू यू प्लस ए इंटू टी, और दूसरा था आपका s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा था वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये जब अर्थ पे आप लिनियर मोशन कर रहे हैं तब, अगर ग्रेविटी के अलोंग आप मूव कर रहे हैं, अंडर ग्रेविटी आप वर्क कर रहे हैं, तो यहाँ पे दो चीज होता है, एक होता है अलोंग ग्रेविटी, एक होता है अगेंस्ट ग्रेविटी, ठीक है। अगर अलोंग ग्रेविटी मूव कर रहा है तो सेम ए की जगह पे आपका क्या हो जाएगा, v इक्वल टू यू प्लस जी टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और ये वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs। लेकिन अगर अगेंस्ट ग्रेविटी में हैं आप तो v इक्वल टू यू माइनस जी टी, और s इक्वल टू यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, और आपका तो फिर यहाँ पे s तो कहते भी नहीं है, हम लोग क्या कहते हैं, हाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइट कहते हैं, ठीक है। डिस्टेंस कहिए, हाइट, डिस्टेंस मतलब अर्थ सरफेस पे तो डिस्टेंस, और ऊपर की ओर तो हाइट। तो यहाँ पे वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gs, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला है आपका मोशन के साथ, कि कैसे हम उसको चेंज करेंगे, मतलब यूज करेंगे। इसी को हम लोग अगले वीडियो में जो बनाएंगे उसमें हम लोग देखेंगे, कुछ इसके क्वेश्चंस को देखेंगे,
और देखेंगे कि हमारा जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कैसे वेरी कर रहा है, कैसे क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक, ज़्यादा लंबा नहीं करना है, आप इसको समझिए, बहुत अच्छा है टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी इसमें क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आप अगले वीडियो में इसके क्वेश्चंस को समझ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।